मान लो मैंने ये इस महीने की 500 के एसआईपी कर दी, वो भी एचडीएफसी फ्लेक्सिकैप फंड में। कौन सा ऐप के थ्रू? एंजल वन ऐप के थ्रू। ऑर्डर एक्सचेंज तक गया, कंफर्मेशन भी आ गया और अगले कुछ दिनों में यूनिट्स भी मेरे अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो गए। अब ये पूरे प्रोसेस में आपको क्या क्या दिखा? एचडीएफसी एएमसी जिसका प्रोडक्ट है, इस प्रोसेस का इंटरमीडियरी दैट इज एंजल वन, और एनएसई जिसके थ्रू ये ट्रांजैक्शन प्रोसेस हुई। पर जो आपको नहीं दिखा वो है इस पूरे प्रोसेस के बैक एंड में काम करने वाली कंपनीज, ऐसी कंपनीज जो अगर ना होते तो आपकी एसआईपी ही नहीं हो पाती। मैं बात कर रही हूँ डिपॉजिटरीज और आरटीएस के अंडर आने वाली कंपनीज। अगर ये दोनों ना होते तो आपको यूनिट्स अलॉट ही नहीं होते, आपके नाम पर होल्डिंग्स रिकॉर्ड नहीं होती, पोर्टफोलियो ट्रैक नहीं होता और स्टेटमेंट जनरेट नहीं होती। यानी आपकी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस कभी कंप्लीट ही नहीं होती। ये ऐसी कंपनीज हैं जो बैकग्राउंड में काम करती हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की पूरी प्लम्बिंग इन्हीं के भरोसे चलती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जिन बिजनेसेस के बारे में ज्यादातर इन्वेस्टर्स को पता भी नहीं होता, वही बिजनेसेस कई बार 40 से 50% ऑपरेटिंग मार्जिन जनरेट करते हैं। मतलब रेवेन्यू का लगभग आधा हिस्सा प्रॉफिट में। आज इस वीडियो में हम इन्हीं कंपनीज के बारे में बात करने वाले हैं। पार्ट 1 में हम बात करेंगे आरटीएस की 2 कंपनीज और पार्ट 2 में डिपॉजिटरीज की। अब आपको क्यों पता होना चाहिए ये सब? क्योंकि ये चारों कंपनीज लिस्टेड हैं। जी हाँ, और ये डुओपोली स्ट्रक्चर में ऑपरेट करते हैं। मतलब इन एरियाज में कंपटीशन बहुत कम है और अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा। और जब किसी भी इंडस्ट्री में ये कॉम्बिनेशन आता है तो जाहिर सी बात है कि हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। हेंस इस वीडियो में हम सबसे पहले समझेंगे कि इंडिया का कैपिटल मार्केट इकोसिस्टम एक्चुअली बैक एंड में कैसे काम करता है, और उसके बाद हम इन्हीं 4 कंपनीज का बिजनेस ब्रेकडाउन करेंगे कि ये पैसे कैसे कमाती हैं, इनके मार्जिन इतने हाई क्यों हैं, और अभी के क्वार्टर में क्या नंबर्स रहे और क्या ये आगे भी रहेंगे। तो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट स्वाति, और चलिए समझते हैं उन कंपनीज के बारे में जिन्हें स्टॉक मार्केट का फाउंडेशन कहा जाता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब जब लोग ये बढ़ता हुआ ट्रेंड देखते हैं तो लोगों को सिर्फ ब्रोकर्स, एएमसीज या बीएसई में अपॉर्चुनिटी दिखती है, लेकिन आज भी लोग बैक एंड में अपॉर्चुनिटीज मिस कर रहे हैं। कौन सी है वो कंपनीज? चलिए देखते हैं। बैक एंड के प्लेयर्स हमें तभी अच्छे से समझेंगे जब हम फ्रंट एंड के प्लेयर्स के इकोनॉमी को एक बार क्विकली देख लें। रियलिटी में पूरा कैपिटल मार्केट इकोसिस्टम 3 अलग लेयर्स पर ऑपरेट करता है। लेयर 1, द मैन्युफैक्चरर्स। ये वो कंपनीज हैं जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती हैं, जैसे म्यूचुअल फंड लॉन्च करने वाली एएमसीज, पीएमएस प्लेयर्स, एआईएफ मैनेजर्स, एसआईएफ, इंश्योरेंस कंपनीज, ईटीएफ इशूअर्स। अब इस लेयर के मेजर प्लेयर्स कौन है? इस टेबल में आपको ये सारे नाम मिल जाएंगे। इन सब का अच्छे से इकोनॉमिक समझने के लिए ये टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन इसे सिर्फ इनके एयूएम से देखकर एनालाइज नहीं करना है। 3 चीजें सबसे ज्यादा मैटर करती हैं यहाँ पे: इक्विटी मिक्स, रिटेल एसआईपी शेयर और डिस्ट्रीब्यूशन आर्किटेक्चर। इक्विटी मिक्स, जिससे पता चलता है कि एएमसी के एयूएम का कितना हिस्सा इक्विटी फंड्स में इन्वेस्टेड है। जितना ज्यादा इक्विटी मिक्स, उतनी जनरली ज्यादा फी और प्रॉफिटेबिलिटी। रिटेल एसआईपी शेयर बताता है कि एएमसी के इनफ्लोज में रिटेल इन्वेस्टर्स के एसआईपीज का कितना कंट्रीब्यूशन है। जितना ज्यादा एसआईपी शेयर, उतना ज्यादा स्टेबल और लॉन्ग टर्म एयूएम। और थर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन आर्किटेक्चर। एएमसी अपने प्रोडक्ट्स इन्वेस्टर्स तक किस नेटवर्क से पहुंचाती है, जैसे बैंक्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, डायरेक्ट चैनल्स एक्सेट्रा। जितनी स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन, उतनी आसानी से नए इन्फ्लोस अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जब आप ये तीनों फैक्टर्स भी देखते हो, तब आपको पता चलता है कि एचडीएफसी एएमसी इंडस्ट्री लीडिंग मार्जिन जनरेट करता है, डिस्पाइट नॉट बीइंग इंडियाज लार्जेस्ट एएमसी बाय एयूएम। और इसीलिए एसबीआई म्यूचुअल फंड continuously massive flows attract करता है, because banking distribution itself becomes a structural advantage. Hence, अंदर से economics completely change हो जाता है, depending on customer का relationship किसके पास है, किस टाइप का पैसा आ रहा है, और high yield retail equity assets का शेयर कितना है। और इसीलिए when it comes to layer 1, ये समझो कि प्रोडक्ट बनाना रिलेटिवली इजी है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड करना और एग्जीक्यूशन करना ही असली गेम है। तो लेयर 1 में आ गए एएमसीज। अब लेयर 2 है इंटरमीडियरीज। ये मार्केट का कस्टमर एक्विजिशन बैटलफील्ड है। यहाँ सब कंपनीज एक ही चीज के लिए लड़ रही होती हैं: आपका अटेंशन, आपका अकाउंट, आपका वॉलेट शेयर। This layer includes brokers like us, Angel One, Zerodha, Grow, etc. Wealth managers, relationship managers, financial influencers,
इनडायरेक्टली इनका काम है इन्वेस्टर्स को ऑनबोर्ड करना, आपका डीमैट खुलवाना, ऐप एक्सपीरियंस देना, ट्रेडिंग करवाना, म्यूचुअल फंड बेचना, एडवाइजरी देना। मतलब ये इकोसिस्टम का विजिबल फेस होते हैं और यहाँ कंपटीशन बहुत ब्रूटल होता है। इनका डिटेल इकोनॉमी एनालिसिस करना है तो ये टेबल सही रहेगा, लेकिन एनालिसिस के पहले ये समझना कि ब्रोकिंग इंडस्ट्री सुपरफिशियली तो टेक्नोलॉजी का बिजनेस लगता है, बट इंटरनली इट हैज बिकम एन एक्विजिशन बिजनेस। लॉन्ग टर्म में विनर वही ब्रोकर होगा जो सबसे कम खर्चे में नए कस्टमर्स जोड़ पाए और फिर उन कस्टमर्स से सबसे ज्यादा रेवेन्यू और प्रॉफिट्स कमा पाए। इसके लिए आप देखोगे दो चीजें, एक CAC यानी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट और दूसरा LTV यानी लाइफ टाइम वैल्यू। इसीलिए आज ऑलमोस्ट सारे ब्रोकर्स एक ही चीज अग्रेसिवली पुश कर रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग, मार्जिन फंडिंग, वेल्थ प्रोडक्ट्स, इंश्योरेंस, लेंडिंग, म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि प्लेन इक्विटी ब्रोकरेज इकोनॉमिक्स अलोन अब सस्टेनेबल मोड क्रिएट नहीं करता। ब्रोकरेज ऑलमोस्ट जीरो हो चुका है, अकाउंट ओपनिंग फ्री मिल रही है, हर प्लेटफॉर्म अग्रेसिव डिस्काउंट्स और कैशबैक के थ्रू यूजर्स एक्वायर करने की रेस में लगा हुआ है, यानी कि ग्रोइंग कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। तो रियल बैटल अब कस्टमर वॉलेट शेयर के लिए हो रही है। तो ये थी हमारी लेयर 2 और यहां तक आते हैं हमारे फ्रंट एंड प्लेयर्स जिनका एनालिसिस कैसे करना है हमने ब्रीफली देख लिया। अब आते हैं हमारे इंडस्ट्री के सबसे पावरफुल प्लेयर्स, द इनविजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये वो बिजनेसेस हैं जिनके बिना पूरा मार्केट लिटरली रुक जाएगा। दिस इंक्लूड्स एक्सचेंजेस लाइक NSE and BSE, डिपॉजिटरीज लाइक CDSL and NSDL, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स और RTAs लाइक CAMS एंड KFin टेक्नोलॉजी। ये बिजनेसेस मार्केट के प्लम्बिंग ऑपरेटर्स हैं और आज के वीडियो में हम इसी पर ज्यादा फोकस करेंगे, विच विल अंडरस्टैंड व्हाई सून। दोस्तों, जब आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो बैक एंड लेयर थोड़ी अलग होती है एज कंपेयर टू म्यूचुअल फंड्स। हम इस वीडियो में दैट इज पार्ट 1 में म्यूचुअल फंड के बैक एंड इंफ्रा को अच्छे से जानेंगे और उनके प्लेयर्स का बिजनेस समझेंगे। पार्ट 2 में हम यही चीज डिपॉजिटरी के लिए करेंगे। सपोज करिए आप 5,000 की SIP स्टार्ट करते हो, ऐप पर आपको सिर्फ SIP सक्सेसफुल दिखेगा, पर बैक एंड फ्लो कुछ ऐसा होता है। सबसे पहले आपका पैसा बैंक अकाउंट से डेबिट होता है और AMC तक पहुंचता है। फिर इस प्रोसेस में एंट्री लेता है एक ऐसा प्लेयर जिसके बारे में ज्यादातर इन्वेस्टर्स ने कभी सुना भी नहीं होता है। इनका काम होता है हर इन्वेस्टर का रिकॉर्ड मेंटेन करना, यूनिट्स अलॉट करना, SIP इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस करना, स्टेटमेंट्स जनरेट करना और रिडम्पशंस हैंडल करना। इंडस्ट्री में इन्हें RTA यानी रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स कहा जाता है। इंडिया में ये काम मेनली 2 कंपनीज करती है, CAMS और KFin टेक्नोलॉजी। अब जब आपका SIP प्रोसेस होता है तो CAMS या KFin वेरीफाई करते हैं कि इन्वेस्टमेंट किस इन्वेस्टर का है, किस स्कीम में जाना है और उस NAV पर कितनी यूनिट्स एलोकेट होनी चाहिए। फिर ये आपका फोलियो अपडेट करते हैं, यूनिट्स आपके नाम पर रिकॉर्ड करते हैं और ट्रांजैक्शन का पूरा हिस्ट्री मेंटेन करते हैं। अगले दिन जब आप ऐप खोलकर देखते हो कि यूनिट्स क्रेडिट हो गए हैं या फ्यूचर में स्टेटमेंट डाउनलोड करते हो, उसके पीछे भी यही सिस्टम्स काम कर रहे होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में, अगर AMC म्यूचुअल फंड का मैन्युफैक्चरर है तो CAMS और KFin उस इंडस्ट्री के रिकॉर्ड कीपर्स और ऑपरेशंस मैनेजर्स हैं। आप समझ रहे हो, पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का ज्यादातर काम सिर्फ 2 कंपनीज हैंडल करती हैं, CAMS और KFin टेक्नोलॉजी। इसमें CAMS करंटली मार्केट लीडर है और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के AUM का सबसे बड़ा हिस्सा दैट इज 68% सर्विस करती है। दूसरी तरफ KFin टेक्नोलॉजीज भी अपने टेक्नोलॉजी और एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज के थ्रू धीरे धीरे मार्केट शेयर बढ़ा रही है। लेकिन यहाँ एक और इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। अगर कोई AMC सालों से CAMS या KFin के सिस्टम्स यूज कर रही है तो किसी दूसरे RTA पर स्विच करना इतना सिंपल नहीं होता, क्योंकि इन्वेस्टर रिकॉर्ड्स, फोलियोज, SIP मैंडेट्स, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री और पूरा बैकएंड ऑपरेशन उस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ डीपली इंटीग्रेटेड होता है। इसलिए AMCs जनरली बार बार RTA चेंज नहीं करती और इसी वजह से RTA बिजनेस काफी स्टिकी माना जाता है। एक बार क्लाइंट मिल जाए तो वो अक्सर बहुत लंबे टाइम तक साथ बना रहता है। अब देखते हैं कि CAMS और KFin पैसा कैसे कमाते हैं। हो सकता है कि आपको लगे कि RTAs का रेवेन्यू सिर्फ म्यूचुअल फंड AUM के साथ ग्रो करता होगा। AUM बढ़ा तो रेवेन्यू बढ़ा, AUM गिरा तो रेवेन्यू गिरा, लेकिन रियलिटी इससे काफी लेयर्ड है। हाँ, रेवेन्यू का एक मेजर कंपोनेंट AUM लिंक्ड होता है, लेकिन बिजनेस सिर्फ उसी पर डिपेंडेंट नहीं होता। जितने ज्यादा फोलियोज क्रिएट होंगे, जितनी ज्यादा SIPs प्रोसेस होंगी, जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस होंगी, उतना ज्यादा एक्टिविटी लेड रेवेन्यू जनरेट होता है। और अब CAMS और KFin दोनों ग्रेजुअली म्यूचुअल फंड सर्विसिंग के बियॉन्ड भी एक्सपैंड कर रहे हैं। अकाउंट एग्रीगेशन, इंश्योरेंस रिपोजिटरीज, AIF सर्विसिंग, इश्यूअर सॉल्यूशंस और दूसरी फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज में। यानी जैसे जैसे फाइनेंशियल इकोसिस्टम डीपन होता है, मोनेटाइजेशन
के नए लेयर्स भी ऐड होते हैं। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, टेलीस्कोपिक प्राइसिंग। जैसे जैसे एएमसीज का स्केल बढ़ता है, उन्हें सर्विसिंग के लिए पर यूनिट बेसिस पर लोअर फीस देनी पड़ती है। इसलिए इंडस्ट्री का टोटल एयूएम भले ही फास्ट ग्रो करे, रेवेन्यू ग्रोथ हमेशा उसी स्पीड से फॉलो नहीं करती। इसलिए सिर्फ एयूएम ग्रोथ देखना इनफ नहीं होता, क्लाइंट मिक्स भी उतना इंपॉर्टेंट होता है। और यहीं से कैम और केफिन की पोजीशनिंग अलग हो जाती है। कैम्स इंडस्ट्री लीडर है और म्यूचुअल फंड सर्विसिंग मार्केट का रफली 2/3 हिस्सा हैंडल करता है, लेकिन कैम्स का एक लार्ज पोर्शन इंडस्ट्री की बिगेस्ट एएमसी से आता है। इसका बेनिफिट है स्टेबिलिटी। लार्ज एएमसी के फ्लोज रिलेटिवली प्रेडिक्टेबल रहते हैं, रिलेशनशिप स्टिकी होती है और बिजनेस विजिबिलिटी स्ट्रांग रहती है। लेकिन डाउनसाइड ये है कि बड़े क्लाइंट्स को स्केल बेनिफिट्स मिलते हैं, इसलिए उनसे एवरेज सर्विसिंग फीस कंपैरेटिवली लोअर चार्ज की जाती है। इसी वजह से कैम्स का मार्केट शेयर बहुत बड़ा होने के बाद भी उसका रेवेन्यू ग्रोथ हमेशा अंडरलाइंग एयूएम ग्रोथ जितना फास्ट नहीं दिखता। अब केफिन को देखिए, मार्केट शेयर कैम से छोटा है, लेकिन क्लाइंट बेस काफी डाइवर्सिफाइड है। कंपनी ने हिस्टोरिकली स्मॉलर और इमर्जिंग एएमसीज पर फोकस किया है, इसलिए एवरेज रियलाइजेशन या यील्ड कैम्स के कंपैरिजन में हायर रहता है। ये ग्रोथ को एक्सेलरेट करता है, लेकिन ट्रेड ऑफ ये है कि जैसे जैसे ये एएमसी स्केल करेंगी, उनकी सर्विसिंग फीस भी ग्रेजुअली कंप्रेस हो सकती है। रिसेंट ईयर्स में केफिन ने एक और इंपॉर्टेंट बेट लिया है, इंटरनेशनल एक्सपेंशन और फंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसी वजह से कंपनी की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी काफी अग्रेसिव रही है, लेकिन एक्विजिशन, इंटीग्रेशन कॉस्ट और ग्लोबल एक्सपेंशन इन्वेस्टमेंट की वजह से मार्जिन्स पर शॉर्ट टर्म प्रेशर भी देखने को मिला। दूसरी तरफ कैम्स ने कंपैरेटिवली प्रेडिक्टेबल ग्रोथ दिखाई है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की ग्रोथ, राइजिंग एसआईपी एक्टिविटी और एडजेसेंट बिजनेसेस की वजह से रेवेन्यू स्टेडीली कंपाउंड हुआ, जबकि मार्जिन्स इंडस्ट्री लीडिंग लेवल्स पर मेंटेन रहे। अगर एक लाइन में डिफरेंस समझे तो कैम्स एक डोमिनेंट, मैच्योर और हाईली प्रॉफिटेबल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर यूटिलिटी है, जबकि केफिन एक फास्टर ग्रोइंग प्लेटफॉर्म है जो इंडिया सेंट्रिक आरटीए बिजनेस से ग्लोबल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर बनने की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और इसी में इन बिजनेसेस की ब्यूटी छुपी हुई है। एक बार कोर टेक्नोलॉजी और ऑपरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो जाए, उसके बाद हर एडिशनल फोलियो, एसआईपी और ट्रांजैक्शन डिस्प्रपोर्शनेट प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट कर सकता है। इसलिए ये बिजनेसेस एसेट लाइट होने के बावजूद कंसिस्टेंटली हाई मार्जिन्स और हाई आरओसी जनरेट करते हैं। एक और एंगल जो आपको देखना चाहिए वो है, दीज कंपनीज आर नाउ ट्राइंग टू एक्सपैंड बियॉन्ड देयर ओरिजिनल बिजनेसेस। यस, अब ना ही कैम्स और ना ही केफिन सिर्फ ट्रेडिशनल आरटीए बिजनेस बनकर रहना चाहते हैं। दोनों कंपनीज ग्रेजुअली फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म्स में इवॉल्व हो रही हैं। केफिन टेक्नोलॉजीज इसका सबसे क्लियर एग्जांपल है। हिस्टोरिकली इन्वेस्टर्स केफिन को सिर्फ म्यूचुअल फंड आरटीए कंपनी के रूप में देखते थे, लेकिन आज कंपनी का एम्बिशन उससे काफी बड़ा नजर आता है। FY26 में एसेंट फंड सर्विसेज एक्विजिशन के बाद केफिन ने ग्लोबल फंड एडमिनिस्ट्रेशन बिजनेस में अग्रेसिवली एक्सपैंड करना शुरू किया है। फंड एडमिनिस्ट्रेशन को सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ये इन्वेस्टमेंट फंड्स का बैक एंड ऑपरेशन डिपार्टमेंट होता है। जैसे किसी म्यूचुअल फंड या इन्वेस्टमेंट फंड को डेली बेसिस पर इन्वेस्टर रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, एनएवी कैलकुलेट करनी है, ट्रांजैक्शन रिकॉन्साइल करनी है, रिपोर्ट्स जनरेट करनी है और रेगुलेटरी कंप्लायंसेस मैनेज करनी है, ये सारा ऑपरेशनल हेवी लिफ्टिंग फंड एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइडर्स हैंडल करते हैं। आज केफिन 18 कंट्रीज में ऑपरेट करती है और लगभग 1000 ग्लोबल एसेट मैनेजर्स को सर्विसेज दे रही है। और इंटरनेशनल बिजनेस ऑलरेडी कंपनी के रेवेन्यूज का मीनिंगफुल शेयर कंट्रीब्यूट करने लगा है। और ये एक्सपेंशन सिर्फ ग्रोथ के लिए नहीं है, स्ट्रेटेजिक रीजन भी काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने पहले देखा, आरटीए इंडस्ट्री में स्केल बढ़ने के साथ प्राइसिंग ग्रेजुअली कंप्रेस होती है, इसलिए लॉन्ग टर्म में सिर्फ ट्रेडिशनल आरटीए बिजनेस पर डिपेंडेंट रहना बिल्कुल डिफिकल्ट हो सकता है। इसलिए केफिन नए ग्रोथ इंजन बिल्ड कर रहा है, ग्लोबल फंड एडमिनिस्ट्रेशन, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड सर्विसिंग, पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन, इशुअर सॉल्यूशंस, एआई लेड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स। इसका एक रीसेंट एग्जांपल है एजेक्स। एजेक्स एक एआई पावर्ड इन्वेस्टर रिलेशनशिप प्लेटफॉर्म है जो लिस्टेड कंपनीज को शेयर होल्डर्स, एनालिस्ट और डिस्क्लोजर्स मैनेज करने में हेल्प करता है। सरफेस पर देखने में ये एक छोटा प्रोडक्ट लग सकता है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली इसका मतलब है कि केफिन अब सिर्फ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के वर्कफ्लोज में नहीं, बल्कि लिस्टेड कंपनीज के वर्कफ्लो में भी डीपर इंटीग्रेट हो रहा है। और एग्जैक्टली यही पैटर्न कैम्स में भी दिखाई देता है। कैम्स ऑलरेडी म्यूचुअल फंड सर्विसिंग इकोसिस्टम का डोमिनेंट प्लेयर है, तो उसके लिए आज चैलेंज मार्केट शेयर गेन करना नहीं, बल्कि एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम से और ज्यादा मोनेटाइजेशन अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना है। इसलिए कैम्स भी ग्रेजुअली अपनी प्रेजेंस एक्सपांड कर रहा है अकाउंट एग्रीगेशन, इंश्योरेंस रिपोजिटरीज, वेल्थ टेक इंटीग्रेशंस, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट सर्विसिंग और दूसरी एडजेसेंट फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज में। यहाँ अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम भी काफी इंटरेस्टिंग है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ये एक डिजिटल डेटा शेयरिंग नेटवर्क है। अगर आप परमिशन दो तो आपका
आपका फाइनेंशियल डेटा जैसे बैंक अकाउंट्स, इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच सिक्योरली शेयर किया जा सकता है। और क्योंकि कैम्स और केफिन पहले से ही हाईली रेगुलेटेड फाइनेंशियल डेटा और ट्रांजैक्शन इकोसिस्टम के अंदर ऑपरेट करते हैं, नेचुरली उनके पास ट्रस्ट, कंप्लायंस एक्सपर्टीज और इंडस्ट्री रिलेशनशिप्स का एडवांटेज होता है। और शायद यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इनसाइट है। आज कैम्स और केफिन सिर्फ म्यूचुअल फंड सर्विसिंग कंपनीज नहीं रहे, दोनों ग्रेजुअली इंडिया के ब्रॉडर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक का हिस्सा बनते जा रहे हैं। और अगर ये स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल होती है तो फ्यूचर ग्रोथ सिर्फ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की ग्रोथ पर डिपेंडेंट नहीं रहेगी, बल्कि पूरी फाइनेंशियल इकोसिस्टम के डिजिटाइजेशन और फॉर्मलाइजेशन से बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आरटीए बिजनेस रिस्क फ्री है। कुछ इंपॉर्टेंट रिस्क भी है जो इन्वेस्टर्स को समझना चाहिए। पहला, यील्ड कंप्रेशन रिस्क। सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल रिस्क प्राइसिंग का है। जैसे जैसे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का AUM बढ़ता है, AMCs को स्केल बेनिफिट्स मिलते हैं और सर्विसिंग फीस ग्रेजुअली लोअर स्लैब्स में शिफ्ट होने लगती है। इसका मतलब यह है कि इंडस्ट्री ग्रो करती रहे, फिर भी आरटीएस रेवेन्यू हमेशा उसी स्पीड से ग्रो नहीं करते। ये रिस्क स्पेशली कैम्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंपनी का एक्सपोजर लार्ज AMCs में ज्यादा है। दूसरा रिस्क है फ्यूचर प्राइसिंग प्रेशर। केफिन को आज रिलेटिवली हायर यील्ड्स मिलती हैं क्योंकि उसका फोकस स्मॉलर और इमर्जिंग AMCs पर ज्यादा रहा है। लेकिन अगर ये AMCs फ्यूचर में सिग्निफिकेंटली स्केल अप करते हैं तो उन पर भी लोअर प्राइसिंग स्लैब्स अप्लाई होने लगेंगे। यानी लॉन्ग टर्म में यील्ड कंप्रेशन का रिस्क केफिन के लिए भी एग्जिस्ट करता है। तीसरा रिस्क, टेक्नोलॉजी डिसरप्शन रिस्क। आज कैम्स और केफिन डीपली एम्बेडेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स हैं और स्विचिंग कॉस्ट भी काफी हाई है, लेकिन फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कंटिन्यूसली इवॉल्व होते रहता है। फ्यूचर में API बेस्ड इन्वेस्टिंग सिस्टम, AI ड्रिवन ऑटोमेशन, ब्लॉकचेन बेस्ड सेटलमेंट या नए रिकॉर्ड कीपिंग आर्किटेक्चर्स इंडस्ट्री को ग्रेजुअली चेंज कर सकते हैं। इसलिए इन कंपनीज को कंटिन्यूसली टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट करते रहना पड़ता है। चौथा रिस्क, रेगुलेटरी रिस्क। आरटीए बिजनेस हेवीली रेगुलेटेड इकोसिस्टम में ऑपरेट करता है। अगर फ्यूचर में सेबी एक्सपेंस रेशियो रूल्स, सर्विसिंग फी स्ट्रक्चर या इंडस्ट्री इकोनॉमिक्स में कोई मेजर चेंज करता है तो प्रॉफिटेबिलिटी पर इंपैक्ट आ सकता है। पांचवा, वैल्यूएशन रिस्क। ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क है। शायद सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क वैल्यूएशन का है। आज मार्केट इन बिजनेस को हाई क्वालिटी, प्रेडिक्टेबल और लॉन्ग टर्म कंपाउंडर्स के रूप में देखता है, इसलिए इन्वेस्टर्स इनके लिए प्रीमियम वैल्यूएशंस पे करने को रेडी होते हैं। लेकिन जब एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है तो ग्रोथ में छोटा सा स्लो डाउन या किसी रेगुलेटरी चेंज का इंपैक्ट भी स्टॉक प्राइसेस पर डिस्प्रपोर्शनेटली बड़ा हो सकता है। यानी बिजनेस अच्छा परफॉर्म करे फिर भी वैल्यूएशन ऑलरेडी बहुत एक्सपेंसिव हो तो रिटर्न्स उतने अट्रैक्टिव नहीं रहते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो आरटीए बिजनेस की ब्यूटी उसकी सिंप्लिसिटी में छुपी हुई है। जितने ज्यादा इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड में आएंगे, जितने ज्यादा एसआईपी स्टार्ट होगी, जितने ज्यादा फोलियोज क्रिएट होंगे और जितना म्यूचुअल फंड इकोसिस्टम डीपेन होगा, उतनी ही ट्रांजैक्शन एक्टिविटी और सर्विसिंग डिमांड आरटीएस के लिए क्रिएट होगी। और क्योंकि कैम्स और केफिन जैसे प्लेयर्स इंडस्ट्री के कोर ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है, उनका बिजनेस इंडिविजुअल फंड परफॉर्मेंस से ज्यादा इकोसिस्टम ग्रोथ पर डिपेंड करता है। हाँ, रिस्क्स भी हैं, लेकिन साथ ही ये बिजनेस हाई मार्जिन्स, रेकरिंग रेवेन्यूज, स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज और स्टिकी क्लाइंट रिलेशनशिप भी इंजॉय करते हैं। इसलिए आरटीएस उन हिडन बिजनेसेस में से हैं जिनके बारे में ज्यादातर इन्वेस्टर्स जानते नहीं, लेकिन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का पूरा बैकएंड इन्हीं के भरोसे चलता है। अगर आपको ऐसे ही एक और हिडन फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अपॉर्चुनिटी का डिटेल एनालिसिस चाहिए, दैट इज डिपॉजिटरीज यानी CDSL और NSDL, तो कमेंट करना पार्ट 2 और आपको वो भी वीडियो मिल जाएगा। वहां इकोनॉमिक्स और भी इंटरेस्टिंग हो जाते हैं क्योंकि हर डीमैट अकाउंट, हर शेयर होल्डिंग रिकॉर्ड और हर सिक्योरिटी सेटलमेंट के बैकएंड में यही बिजनेसेस काम कर रहे होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। कमेंट पार्ट 2 अगर और एक वीडियो चाहिए ऑन डिपॉजिटरी। मिलते हैं अगले वीडियो में। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.